नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लाता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे ऑडियो बुक्स पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 11। इसके बाकी के 10 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स ऊपर आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 11। दोनों श्रोताओं ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा। जिस वक्त मिसेस पिंटो की टेलीफोन कॉल आई थी, उस वक्त मैं इत्तेफाक से पालकी वाला के पास मौजूद था, और मैं भी पालकी वाला के साथ चला आया था। जितनी सहूलियत से उसने पालकी वाला को अपनी गोली का शिकार बनाया था, उतनी ही सहूलियत से वो मेरा भी काम तमाम कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसूलन उसने ऐसा नहीं किया। ज़रूर वो एक ही दिन में कंपनी के 2 आदमी हलाक नहीं करना चाहता था। दोनों खामोश रहे, और ज़रूर वो फायर फाइटरों के ही ग्रुप में शामिल था, और किसी तरीके से बंगले के कंपाउंड में पालकी वाला पर गोली नहीं चलाई जा सकती थी। ज़रूर ये सोहल कोई बहरूपिया है जो आनन फानन इतने रूप बदल सकता है। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है, रॉड्रिगेज बोला, कि सोहल को, एक ऐसे शख्स को जिसने हाल ही में बंबई में कदम रखा है, कंपनी के निज़ाम की इतनी खबर कैसे है। वो क्यों कर जानता था कि मिसेस पिंटो के बंगलों को आग लगाने की सूरत में जो शख्स वहाँ दौड़ा दौड़ा पहुँचेगा वो पालकी वाला होगा। आपका इशारा, सुलेमान दबे स्वर में बोला, इस तरफ तो नहीं कि उसने कंपनी का कोई आदमी फोड़ लिया है और वही आदमी उसे इस प्रकार की सारी जानकारी सप्लाई कर रहा है। मेरा इशारा सरासर इसी तरफ है, रॉड्रिगेज बोला। फौरन से पेशतर हमें उस आदमी की खबर लगनी चाहिए जो कंपनी के साथ ऐसी दगाबाजी कर रहा है। मैं खोज निकालूंगा उसे, सुलेमान बड़े विश्वास के साथ बोला। मैं हर किसी को चेक करवाऊंगा। बहुत ही अच्छा करेंगे आप। साथ ही पिछले 4 दिनों की तमाम घटनाओं को बारीकी से रिव्यू करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको सोहल की कार्यप्रणाली समझ में आ सकती है, और आपको यह अंदाज़ा भी हो सकता है कि हमारा कौन सा ठिकाना उसके अगले आक्रमण का निशाना बन सकता है। मैं ऐसा ही करूँगा। गुड। अब आप ये बताइए कि क्या अभी तक आपको सोहल की कोई खबर लगी? जी नहीं, सुलेमान खेदपूर्ण स्वर में बोला। हमारे बेशुमार आदमी और भेदिए बाहर का पत्ता पत्ता छान रहे हैं, लेकिन उसकी तो हवा भी नहीं मिल रही। वो तो लगता है जैसे शहर में है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, लेकिन हो रहा है। एक करिश्मे की तरह हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी किसी आदमी की तलबगार हो और वो आदमी बंबई में होते हुए हमारी निगाहों में आने से बचा रहने में कामयाब हो जाए। अब आपका क्या इरादा है? जी, सोहल से 2-4 होने के लिए मैंने आपको 24 घंटे का वक्त दिया था। वो 24 घंटे तो, रॉड्रिगेज ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली, गुजर गए। रॉड्रिगेज साहब, सुलेमान ने फरियाद की, मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे थोड़ी मोहलत और दीजिए। उसमें आप क्या तीर मार कर दिखाएंगे? अब तक हमारी तमाम कोशिशें जाल लेकर शिकार के पीछे फिरने जैसी थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि जाल को शिकार तक न जाना पड़े, बल्कि शिकार खुद चलकर जाल तक आए। हाँ, रॉड्रिगेज तनिक प्रशंसात्मक स्वर में बोला। अब आप समझदारी की बात कर रहे हैं। मुझे तो आपकी तरफ से मुकम्मल नाउम्मीदी हो गई थी, लेकिन लगता है कि फ़िलहाल हालात उम्मीद अफजा हैं। क्या करेंगे आप? सुलेमान ने बताया। गुड। अंत में रॉड्रिगेज संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, गुड गुड। मैं कहता हूँ, सोहल के साथ एक लड़की है। तुकाराम अपने भाइयों से संबोधित हुआ। उसके स्वर में उत्तेजना का बड़ा स्पष्ट पुट था। जिस शख्स को हम सोहल का अप्रेंटिस समझ रहे हैं वो लड़की है। हमारा भेदिया जिसे चेहरे पर दाढ़ी मुँह चिपका कर जवामर्द बनने की कोशिश करता हुआ कोई नाबालिग छोकरा बता रहा था, वो हकीकतन एक छोकरी है। तीनों भाई मंत्रमुख से अपने बड़े भाई का मुंह देखते रहे, और वो काले पहाड़ के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू में ऐन उसकी नाक के नीचे रह रहा है। तुकाराम बोला, इसलिए वो उन लोगों को ढूंढे नहीं मिल रहा। वो होटल सी व्यू की 8वीं मंजिल के एक कमरे में उस लड़की के साथ रह रहा है, और वे अपने आप को बम्बई में हनीमून के लिए आया हुआ कोई ताज़ा ब्याह जोड़ा जाहिर कर रहे हैं। कमाल है, देवाराम बोला। ये तो चिराग तरह अंधेरा वाली बात हो गई। बालेराम बोला, जिस आदमी को कंपनी सारे शहर में तलाश कर रही है वो उसके घर में छुपा बैठा है। यानी कि, जीवाराम बोला, यह आदमी हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा काबिल और चालाक है, और इसलिए, तुकाराम बोला, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हमारे काम आ सकता है। लगता है काले पहाड़ की ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क होना उसी के हाथों लिखा है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, देवाराम बोला। ये बात तुम पहले भी कह चुके हो, मैं फिर कह रहा हूँ। अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, फोड़ रहा है, और मैंने पहले ही कहा है कि जब हम चारों भाई उसके साथ होंगे तो वो अकेला नहीं होगा। तुका ठीक कह रहा है, बालेराम बोला।
देवा, जीवाराम बोला, तू चाहता है कि नहीं हम काले पहाड़ से शांता और उसके कुनबे की मौत का बदला लें? क्यों नहीं चाहता? सरासर चाहता हूँ। बखिया की जान लेने की खातिर मैं अपनी जान दे सकता हूँ। तो फिर उल्टे सीधे ऐतराज़ करने छोड़। मैं ऐतराज़ नहीं कर रहा। मैं तो कुछ नहीं। अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सब तुकाराम की तरफ देखने लगे। हम चारों में से कोई, तुकाराम बोला, बखिया के हेडक्वार्टर में कदम नहीं रख सकता। वहाँ हम में से कोई पहचाना गया तो वो बहुत फसादी बात होगी हमारे लिए। तो अपना एक ऐसा भरोसे का आदमी हमें वहाँ भेजना होगा जो होटल सी व्यू में रहकर उस आदमी पर निगाह रख सके और फिर उसका विश्वास जीतकर उससे हमारी मुलाकात का इंतज़ाम कर सके। कमरा वो होटल की 8वीं मंजिल पर लेने में कामयाब हो सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो जाएगा, बालेराम बोला। इस बात को अंजाम दे सकने के काबिल एक आदमी है मेरी निगाह में। कौन? वागले। ठीक है, उसे फ़ौरन होटल सी व्यू में रवाना करो। बालेराम ने सहमति में सिर हिलाया। विमल सुबह 10 बजे सोकर उठा। अपने स्वीट की बालकनी में आकर उसने नीचे होटल के कंपाउंड में झांका। उसकी निगाह पैन होती हुई ड्राइववे की पूरी लंबाई में लगे रंग बिरंगे झंडों पर घूम गई। आज वहाँ लगे बेशुमार झंडों में एक सफ़ेद रंग का झंडा भी फहरा रहा था। हमेशा की तरह एक पब्लिक कॉल ऑफिस से विमल ने मोहम्मद सुलेमान को फ़ोन किया। मोहम्मद सुलेमान, जो उसकी कॉल के ही इंतज़ार में बैठा था, तुरंत लाइन पर आया। अपने पुराने खादिम को पहचाना सुलेमान साहब? विमल बोला। सोहल? सुलेमान धैर्यपूर्ण स्वर में बोला। सोहल बोल रहे हो ना? बिल्कुल वही। कैसे फ़ोन किया? जैसे आपको मालूम नहीं। सुलेमान साहब, बंदे ने आपके होटल के सामने फहराता सफ़ेद झंडा देखा है। वो सफ़ेद झंडा देखते तुम्हें तो किसी ने नहीं देखा। ओहो, तो आपने ऐसा भी इंतज़ाम किया हुआ था कि अगर जो आदमी सफ़ेद झंडे को खास दिलचस्पी से देखता दिखाई दे आप उसे धर पकड़वाएं। यूं हमारी रूबरू मुलाकात हो जाती, तुम फ़ोन करने की जहमत से बच जाते। बड़ा ख्याल है आपको मेरा। हाँ, बहरहाल मुझे खुशी है कि मेरी और आपकी ये जंग सिर्फ 4 दिन चली, 40 या 400 दिन नहीं। सुलेमान खामोश रहा। बहरहाल अब आप मुझे 3.25 लाख रुपए अदा कर रहे हैं। एक मच्छर जो अपनी लगातार भिनभिनाहट से हमें परेशान कर रहा है, हम उसे 3.25 लाख रुपए की मार से मसल रहे हैं। हम एक चिड़िया के सामने चिड़िया का चुग्गा डाल रहे हैं। 3.25 लाख रुपए की सूरत में हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं। फिर तो आपने खामखा देर की। मेरी औकात तो आप मुझे 4 दिन पहले 47,500 रुपये देकर भी दिखा सकते थे। तब आपके 2 ओहदेदार जिंदा होते, एक अस्पताल में ना पड़ा होता और मिसेस पिंटो का बंगला भी सही सलामत होता। तुम्हारा चंदा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? तुमने काले पहाड़ से दुश्मनी मोल ली है। तुमने सोते शेर के मुंह में भिन भिनाकर उसे जगाने की कोशिश की है। ये रकम जो तुम हासिल कर रहे हो तुम्हारे क्रियाकर्म पर ही खर्च होगी। बखिया से बहर मोल लेकर कोई बम्बई में तो क्या हिंदुस्तान में भी जिंदा नहीं रह सकता। अभी तो जिंदा हूँ मैं। अभी जिंदा हो, 4, 6, 10, 20 दिन और भी जिंदा रह लोगे। उसके बाद कौन मारेगा मुझे? कोई शिवाजी राव, कोई शांतिलाल, कोई पालकी वाला? अभी बोल लो बढ़ चढ़कर, खुश हो लो अपनी वक्ती जीत पर। अभी तुम्हें हक पहुंचता है यूँ फूंक लेने का कि तुम कंपनी के किसी ओहदेदार का कत्ल करके बम्बई में सलामत रह सकते हो। लगता है आपने अमन की नीयत से अपने होटल के आगे सफ़ेद झंडा नहीं फहराया है। लगता है ये भी आपकी कोई चाल है जिसमें आप समझते हैं कि मैं फंस सकता हूँ। छोड़ो ये बातें, सुलेमान तनिक हड़बड़ा कर बोला, और ये बताओ कि तुम्हारा भौंकना और काटना बंद करने के लिए 3.25 लाख रुपए का टुकड़ा हम तुम्हारे सामने कहाँ फेंकें? आज आधी रात को बोरीवली स्टेशन पर लोकल के प्लेटफॉर्म पर नोट 50-100 के ही हों, ब्रीफकेस में हो और असली हों। असली हों का क्या मतलब? सुना है बखिया के बड़े धंधे हैं, क्या पता वो नोट भी खुद छापता हो। नॉनसेंस। अगर ऐसी कोई शरारत आपके जहन में हो तो ब्रीफकेस ऐसे आदमी के हाथ में भेजिएगा जिसकी मौत का गम आप खा सकते हो। और एक से ज़्यादा आदमी ना पहुँचे वहाँ। तुम वहाँ पर होगे ये तो आप पर निर्भर करता है। आप मुझे वहाँ होने देंगे तो क्यों नहीं होऊंगा। मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं जिसे आप खुद न समझ सकें। विमल ने लाइन काट दी। वो बूथ से बाहर निकला। बूथ के बगल में एक लंबी दीवार थी जिस पर सिनेमा के पोस्टर लगे हुए थे। नीलम उस दीवार के सामने खड़ी थी। विमल उसके समीप पहुंचा तो उसने पाया कि वो सिनेमा के पोस्टर नहीं देख रही थी। वो उन पोस्टरों के बीच में लगे उस इश्तेहार को देख रही थी जिसके 3/4 भाग पर सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल की बिना दाढ़ी मूंछ की तस्वीर लगी हुई थी और बाकी 1/4 भाग पर उसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपये के इनाम की घोषणा छपी हुई थी। आज मेरी समझ में आया है। विमल को करीब पहुंचा पाकर वो बोली कि इश्तेहारी मुजरिम का क्या मतलब होता है। धीरे बोलो, विमल बोला, और हिलो यहाँ से। वैसे एक बात माननी पड़ेगी। क्या? थोबड़ा खूबसूरत दिया है भगवान ने तुम्हें। बाबे दी मेहर है जी। जब तुम सरदार थे तब भी इतने ही खूबसूरत थे। इससे ज़्यादा।
देखा नहीं तुमने मेरा सरदार वाला रूप? नकली रूप देखा है, मेकअप वाला। असली भी मैं वैसा ही लगता था। पुलिस ने तुम्हारी सरदार वाली शक्ल क्यों नहीं छापी इश्तेहार में? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज की तारीख में मैं सरदार नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि उन्होंने तुम्हारी ये सूरत छापी। क्यों? क्योंकि यूँ तो तुम विनोद खन्ना लग रहे हो। फिल्मों की इस नगरी में इस पोस्टर को देखने वाले 3/4 लोग तो यही समझेंगे कि विनोद खन्ना की इश्तेहारी मुजरिम नाम की कोई फिल्म आने वाली है। विमल हंसा। सुनो, नीलम बोली, ऐसा एक पोस्टर मुझे नहीं मिल सकता। वो किस लिए? घर में लगाने के लिए। बड़े जच रहे हो इस पोस्टर में तुम। विमल ने उसे बाहों में पकड़ा और जबरन उसे पोस्टर के सामने से हटाया। संध्या को अखबार पढ़कर ही मालूम हुआ कि पिछली रात मिसेस पिंटो का बंगला जलकर खाक हो गया था और जलते बंगले के सामने किसी ने पालकी वाला का खून कर दिया था। उसी अखबार में उसे पुलिस का वो विज्ञापन भी दिखाई दिया जिसमें उसके बेशुमार गुनाहों का संक्षिप्त विवरण छपा था। साथ में ये भी छपा था कि उस खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम की गिरफ्तारी पर बंबई पुलिस की तरफ से घोषित रकम को मिलाकर कुल जमा 1.25 लाख रुपए का इनाम था। उसकी आंखों के सामने विमल का भोला भाला मासूम चेहरा घूम गया। कमाल है, उसके मुंह से अपने आप निकल गया। इतना मीठा, सुंदर, सजीला व्यक्ति और इतना खतरनाक अपराधी, इतना दुर्दांत हत्यारा। फिर उसे ख्याल आया कि पालकी वाला के कत्ल में आखिर उसका भी तो योगदान था, लेकिन इस बात से उसे कोई शर्म या ग्लानि महसूस न हुई कि वो एक आदमी के मौत का कारण बनी थी। उल्टे वो इस बात से हैरान थी कि अखबार में मिसेस पिंटो के कत्ल की खबर क्यों नहीं थी। उसने घड़ी पर दृष्टिपात किया। हमेशा की तरह दोपहर हो चुकी थी। उसकी पिछली रात किसी के पहलू में जागते नहीं गुजरी थी, लेकिन फिर भी दोपहर हो चुकी थी। वो नहा धोकर तैयार हुई और फ्लैट से बाहर निकली। एक टैक्सी पर सवार होकर वो सायन पहुंची। मिसेस पिंटो का जला हुआ बंगला देखकर उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। बंगला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। कंपाउंड में एक कुर्सी डाले मिसेस पिंटो का एक नौकर बैठा था। उसी से उसे मालूम हुआ कि मिसेस पिंटो और सारी लड़कियां उसी इलाके में स्थित एक फ्लैट में, जो कि कंपनी की प्रॉपर्टी थी, मौजूद थी। संध्या वहां पहुंची। वहां दंडवते को भी मौजूद पाकर वो सकपकाई। उसने पाया कि मिसेस पिंटो के चेहरे पर फटकार बरस रही थी। मिसेस पिंटो, संध्या खेदपूर्ण स्वर में बोली, बंगले के बारे में मैंने अखबार में जिक्र मत करो बंगले का। मिसेस पिंटो गंभीर भाव से बोली, मेरे दिल को कुछ होने लगता है। मुझे अफसोस है। मुझे क्या कम अफसोस है? सांप लट जाए इस कालीचरण के बच्चे को, हैजा हो जाए उसे, बिजली गिरे साले हलकट पर। संध्या खामोश रही। लिफाफा कहाँ है? संध्या ने अपने पर्स से वो परंपरागत लिफाफा निकालकर मिसेस पिंटो को सौंप दिया, जिसमें कि विमल के दिए 2000 रुपये का नोट था। मिसेस पिंटो ने लिफाफा खोलकर नोट गिने और फिर उसमें से 5 नोट अलग करके वापस संध्या को थमा दिए। दंडवते बड़े गौर से संध्या को देख रहा था। उसे आज ही मालूम हुआ था कि वही वो लड़की थी जो डोगरा के कत्ल वाली रात को उसके साथ मौजूद थी। मिसेस पिंटो से जो बात सुनना मोहम्मद सुलेमान को गवारा नहीं था और वो बीच में ही उसे कोसने लग गया था, वही बात दंडवते ने बड़े गौर से सुनी थी। संध्या को तो तुम जानते ही हो, मिसेस पिंटो बोली। हाँ जानता हूँ, दंडवते बोला, पुराना जानता हूँ। ये तो कल होटल में ही गई थी। अच्छा, किसके बुलावे पर? सुलेमान साहब के बुलावे पर, उनके किसी खास मेहमान को एंटरटेन करने के लिए। दंडवते बोला। ठीक है, मैं चलता हूँ मिसेस पिंटो। दंडवते, मिसेस पिंटो बड़े अरमान भरे स्वर में बोली, अगर वो कालीचरण का बच्चा पकड़ाई में आ जाए तो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट उसकी सेवा का मौका मुझे भी देना। तुम क्या करोगी? दंडवते मुस्कुराया। मैं उसकी वही गत बनाऊंगी जो उसने मेरे बंगले की बनाई है। 10 मिनट में? हाँ, तुम देखना तो सही। ठीक है, वादा? हाँ। संध्या पर एक आखिरी निगाह डालकर दंडवते वहां से विदा हो गया। दंडवते यहाँ क्या करने आया था? उसके चाहते ही संध्या ने व्याकुल भाव से पूछा। सारी लड़कियों की पूछताछ करने के लिए आया था। मिसेस पिंटो बोली कि कल धंधे के लिए कौन कहाँ पर गई थी। क्यों? वो हमारे जैसे बाकी ठिकानों से भी लड़कियों से ऐसे ही पूछताछ कर रहा है। लेकिन क्यों? पालकी वाला के कत्ल की वजह से। सुलेमान साहब से ऊपर रॉड्रिगेज साहब हैं, उनका नाम सुना है? सुना है। उनका कहना है, मिसेस पिंटो ने अपना ज्ञान बघारा, कि पालकी वाला की बाबत जानकारी कालीचरण ने किसी लड़की को पटाकर हासिल की है। संध्या का दिल डूबने लगा। क्या? उसके मुंह से निकला। वो यहाँ की सब लड़कियों से बारीकी से पूछताछ करके गया है कि क्या कल उनमें से किसी का ग्राहक कालीचरण हो सकता था। उसको मिसेस पिंटो तनिक आगे को झुककर बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली, 2 लड़कियों पर शक है कि वे झूठ बोल रही हैं। उन बेचारियों की अब अच्छी सामत आएगी। संध्या के चेहरे का रंग निचुड़ गया। अरे तू क्यों घबराती है? मिसेस पिंटो उसका चेहरा फक पड़ता देखकर बोली, तू तो इस बारे में खुशकिस्मत रही कि तू कल किसी ग्राहक के पास गई ही नहीं थी। तू तो कंपनी में गई थी। हाँ, संध्या फंसे स्वर में बोली, वो तो है। वो एक क्षण खामोश रही। मिसेस पिंटो फिर वो फंसे स्वर में बोली, बोल क्या कहना चाहती है? और तू क्यों घबरा रही है इतना?
मिसेस पिंटो, तुमने दंडवते को डोगरा के कत्ल के वक्त मेरी उसके पास मौजूदगी के बारे में बताया था? बताया था। फिर? काहे को बताया? संध्या रोमांच से स्वर में बोली। अब जैसे तुम मुझ पर खफा हुई थी, मैंने ये बात फौरन तुम्हें क्यों ना बताई, वैसे ही वो दंडवते तुझ पर खफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर क्योंकि मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो बात तुमने मुझे 2 दिन बाद बताई थी। तो मैंने उसे कहा था वो बात तुमने मुझे फौरन अगली सुबह ही बता दी थी। तो फिर आप पर खफा हुआ होगा कि आपने वो बात। मैंने उससे कहा कि बात मैंने फौरन सुलेमान साहब को फ़ोन करके उन्हें बतानी चाहिए थी, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ओह, तभी तो मैं कहती हूँ, तू क्यों घबराती है? तू सेफ है, समझी? संध्या ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल को चैन न आया। उसके भीतर कहीं से ये आवाज़ बार बार उठ रही थी कि उस पर किसी बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मिसेस पिंटो के प्रति क्षणिक आक्रोश की वजह से उसने खामोखा एक गैर आदमी के सामने मुंह फाड़कर अपनी आ बैल मुझे मार जैसी हालत कर ली थी। लेकिन शायद उसने अपने आप को तसल्ली दी, दंडवते को पता न लगे कि कल शाम वो होटल नहीं गई थी। आखिर अपने से आला ओहदेदार सुलेमान साहब से तो वो ये बात पूछने से रहा, और बात पूछने की कोई वजह भी तो नहीं थी। यूं ही संध्या अपने आप को तसल्लियाँ देती रही और विमल को याद करती रही। हे भगवान, उसने मन ही मन प्रार्थना की, दंडवते की मेरी तरफ तवज्जो जाने से पहले ही विमल पालकी वाला की तरह बाकी सबका भी कल्याण करने में कामयाब हो जाए। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहे दंडवते, न हो जवाब तलबी। मोहम्मद सुलेमान से विमल ने आधी रात का वक्त फिक्स किया था, लेकिन वो 8 बजे ही बोरीवली रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। नीलम उसके साथ आई थी, लेकिन उसने उससे वादा ले लिया था कि जब तक तबाही आती ना दिखाई दे, वो विमल के पास फटकने की कोशिश ना करे। नीलम के पास एक सूटकेस था जिसमें कम से कम आधी दर्जन इस प्रकार की पोशाकें थी जिनमें लोगों का रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर देखा जाना स्वाभाविक होता था। उस वक्त विमल रेलवे की टिकट एग्जामिनर की नीली वर्दी में था। अपनी आंखों में उसने प्लेन कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे और अपनी वर्दी से मैच करती नीली पीक कैप को उसने अपने माथे पर आंखों के ऊपर तक झुकाया हुआ था। सुलेमान से सीधे से 3.25 लाख रुपए हासिल हो जाने की उसे कतई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो वक्त से बहुत पहले वहाँ मौजूद था और कैसे भी डबल क्रॉस के लिए तैयार था। 9 बजे के करीब उसे उस पहले शख्स के दर्शन हुए जो कि कंपनी का आदमी हो सकता था। वो एक बेंच पर अकेला बैठा था और एक मोटी सी पत्रिका पढ़ रहा था। विमल ने आधे घंटे में एक बार भी उसे पत्रिका का पन्ना पलटते नहीं देखा था। इतना भी स्लो रीडर क्या हुआ, उसने मन ही मन सोचा। बेंच पर अपने दाएं पहलू में उसने एक प्लास्टिक की टोकरी रखी हुई थी जिसमें से कुछ कपड़े झांक रहे थे। रह रहकर उसकी निगाह उस टोकरी की तरफ उठ जाती थी। तभी दूर से वहां पहुंचती लोकल ट्रेन की चीख सुनाई दी। विमल पत्रिका वाले के समीप से गुजरा, एक क्षण ठिठका और फिर कुछ सोचकर बेंच पर बैठ गया। उसने पत्रिका वाले की तरफ निगाह उठाने का उपक्रम ना किया। टोकरी उन दोनों के बीच में थी। पत्रिका वाले ने टोकरी उठाकर अपने दूसरे पहलू की तरफ रखने की कोशिश में उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो विमल ने उसकी तरफ हैंडल पकड़ने की कोशिश करने के स्थान पर टोकरी में रखे कपड़ों के बीच में हाथ डाल दिया। उसका हाथ कपड़ों के बीच में छुपी एक भारी रिवॉल्वर से टकराया। उस आदमी के हाथ से पत्रिका नीचे गिर गई। उसने बौखलाकर विमल की तरफ देखा। विमल ने आंखों ही आंखों से उसे चेतावनी दी। उसने टोकरी पर से अपना हाथ परे खींच लिया और वह व्याकुल भाव से उसकी तरफ देखने लगा। तब तक लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ लगी थी। विमल ने टोकरी उठाकर उससे परे अपनी तरफ रख ली और सहज स्वर में बोला, तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, लपक कर पकड़ लो। कहाँ? वो आदमी हकलाया। कहाँ की गाड़ी है? कहीं की भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ के अलावा किसी भी जगह मौजूद रहने का तुम्हें अख्तियार है। टिकट? उस आदमी ने एक शशंक निगाह दूर जेंट्स टॉयलेट की तरफ उठाई और फौरन उधर से निगाह फिराता हुआ बोला, टिकट लानी होगी। कोई ज़रूरत नहीं, पकड़े जाओ तो जुर्माना अदा कर देना। वो हिचकिचाया और गाड़ी पर सवार हो जाने के बाद परली तरफ पटरियों में उतर जाने की या चलती गाड़ी से आगे कहीं कूद जाने की कोशिश मत करना। मुझे तो एतराज़ नहीं होगा, लेकिन शायद सुलेमान को एतराज़ हो कि तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना। उस आदमी ने अपने होठों पर जुबान फेरी और थूक निकली, गाड़ी छूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। विमल एक क्षण ठिठका और बोला, तुम्हारे लिए। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसने नीचे झुककर अपनी पत्रिका उठाई, एक बार फिर जेंट्स टॉयलेट की तरफ निगाह दौड़ाई और फिर लपक कर वहाँ से सरकने लग चुकी रफ्तार पकड़ने को तत्पर ट्रेन पर सवार हो गया। गाड़ी के प्लेटफॉर्म से निकल जाने तक विमल वहीं निश्चेष्ट बैठा रहा। फिर उसने टोकरी उठाई और उठ खड़ा हुआ। सहज भाव से चलता हुआ वो जेंट्स टॉयलेट की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने एक बड़ी आश्वासनपूर्ण निगाह नीलम पर डाली। वो जेंट्स टॉयलेट में दाखिल हुआ। वहाँ यूरिनल के सामने 2 आदमी खड़े थे। विमल ने टोकरी में से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और प्रतीक्षा करने लगा। लघु शंका से निपटकर वे दोनों आदमी घूमे। यहाँ से, विमल धीरे से बोला। जिंदा रुखसत होने के ख्वाहिशमंद साहब, बराए मेहरबानी हाथ खड़ा करें। एक के हाथ तो फौरन ऊपर उठने लगे, लेकिन दूसरा उसे घुड़क कर बोला,
कौन हो तुम? यहाँ से गाड़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी गुजरती हैं। गाड़ियों की खड़खड़ में किसी को गोली की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तुम चाहते क्या हो? अगर गाड़ी आने तक भी मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहते तो कोई शरारत करके दिखाओ। कैसी शरारत? कोई हथियार निकालने की कोशिश जैसी शरारत, मुझ पर झपट पड़ने की कोशिश जैसी शरारत। जॉनी, पहला आदमी बोला। जैसा ये कहता है करो, खामखा जान देने से क्या फ़ायदा। शाबाश, विमल प्रशंसात्मक स्वर में बोला। दोनों के हाथ ऊपर उठ गए। घूम जाओ। वे घूम गए। विमल ने आगे बढ़कर उनके शोल्डर होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकाल ली। वो रिवॉल्वर उसने टोकरी में डाल ली। तभी बाहर प्लेटफॉर्म पर से एक गाड़ी के वहाँ पहुँचने की आवाज़ आई। तुम्हारी गाड़ी आ गई है, वो बोला, इसलिए जल्दी करो। दोनों ने हाथ नीचे गिरा दिए और वापस घूमे। उन्होंने संदिग्ध भाव से विमल की तरफ देखा। तुम लोग प्यादे हो, विमल बोला। मेरी तुमसे कोई अदावत नहीं। मेरी अदावत केवल कंपनी से है। कंपनी के पास तुम्हारे जैसे कई होंगे, लेकिन तुम्हारे घर वालों के पास तुम्हारे जैसा शायद कोई ना हो, समझे? किसी ने उत्तर ना दिया। तुम्हारा एक साथी पहले ही गाड़ी में चढ़ चुका है। अब तुम भी फटाफट जाकर गाड़ी पकड़ो। वे हिचकिचाते हुए आगे बढ़े। सुलेमान को मेरी नमस्ते कहना। अगर गाड़ी छूट जाए तो जहन्नुम के दरोगा से मेरी नमस्ते कहना। वे तेजी से बाहर की तरफ बढ़े। विमल ने हाथ की रिवॉल्वर भी टोकरी में डाल दी और टोकरी झुलाता बाहर निकला। वे दोनों गाड़ी में सवार हो चुके थे और खिड़की के करीब की 2 सीटों पर बैठे बाहर झांक रहे थे। एक क्षण के लिए दोनों की निगाह विमल से मिली तो वे फौरन परे देखने लगे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, विमल होठों में बुदबुदाया। तू मेरा राखा सब निथाई। उसने बड़े अधिकारपूर्ण ढंग से प्लेटफॉर्म का एक चक्कर लगाया। एक टी स्टॉल के करीब एक बेंच पर एक कुली बैठा था। उसके हाथ में चाय का एक कप था। 5 मिनट पहले भी उसके हाथ में चाय का एक कप था। 15 मिनट पहले भी उसके हाथ में चाय का एक कप था। और गाड़ियों से उतरते सामान वाले मुसाफिरों की तरफ उसकी कतई कोई तवज्जो नहीं थी। बुक स्टॉल पर एक सूट बूटधारी युवक खड़ा था। उसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था। उसकी पुस्तकों में विमल को उतनी ही दिलचस्पी दिखाई दी जितनी कि कुली की चाय या मुसाफिरों में थी। विमल प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद काले ब्रीफकेस वाला अपने स्थान से हिला। वो टहलता हुआ प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। कुली के पास वो एक क्षण को ठिठका। एक क्षण को दोनों की निगाह मिली। कुली ने हौले से केवल एक बार इंकार में सिर हिलाया। ब्रीफकेस वाला टहलता हुआ आगे निकल गया। विमल उसकी परली साइड से लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा। प्लेटफॉर्म के सिरे से जब ब्रीफकेस वाला वापस घूमा तो विमल उसके सामने जा खड़ा हुआ। टिकट है? वो बड़ी सख्ती से बोला। है बाप, ब्रीफकेस वाला बोला। दिखाओ। देखो। उसने जेब में हाथ डाला। हाथ जेब में ही रखना। विमल उसे रिवॉल्वर की एक झलक दिखाता हुआ बोला। बाहर ना निकालना। लेकिन टिकट? उसे मुट्ठी में भींच लो, लेकिन मुट्ठी जेब से बाहर ना निकले। उसने थूक निकली। हथियार कहाँ है? जेब में या ब्रीफकेस में? ब्रीफकेस में, वो बड़ी सादगी से बोला। खोलो। एक हाथ से कैसे खोलो? एक हाथ से ही खोलो। उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। विमल को अपनी नादानी का एहसास हुआ। दूसरा हाथ धीरे धीरे जेब से बाहर निकालो, वो बोला। उसने खाली हाथ जेब से बाहर निकाला। दोनों हाथों से उसने ब्रीफकेस खोला और उसे विमल के सामने कर दिया। भीतर एक साइलेंसर लगी टारगेट पिस्टल थी। विमल ने पिस्टल ब्रीफकेस में से निकालकर टोकरी में डाल ली। तुम्हारी गाड़ी आ गई है। ब्रीफकेस बंद करो और उस पर सवार हो जाओ। ओके? उसने सहमति में सिर हिलाया। सुलेमान को मेरी नमस्ते कहना। उसने फिर सहमति में सिर हिलाया। तभी एक लोकल प्लेटफॉर्म पर आकर लगी। ब्रीफकेस वाला उसमें सवार हो गया। गाड़ी के रवाना होने तक विमल वहीं खड़ा रहा। फिर वो नीलम के पास पहुंचा। उसने नीलम को अपना अगला कदम समझाया। नीलम ने सहमति में सिर हिलाया। वो सूटकेस लेकर एक बेंच पर बैठ गई। वो बेंच चाय पीते कुली से बहुत दूर था। कुली बेंच पर बैठी नीलम को नहीं देख सकता था, लेकिन उसके समीप खड़े टिकट एग्जामिनर को देख सकता था। इसलिए वो फिर टहलता हुआ आगे कुली से विपरीत दिशा में आगे बढ़ गया। जब वो वापस लौटा तो बेंच पर नीलम या उसका सूटकेस नहीं था, लेकिन वहाँ अखबार में लपेटा एक बंडल पड़ा था। विमल ने वो बंडल उठा लिया। बंडल के साथ वो जेंट्स टॉयलेट में पहुंचा। एक खाली लेबोरेटरी में घुसकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वो बाहर निकला तो उसके सिर पर एक पगड़ी समेत एक कुली की पोशाक थी। टिकट एग्जामिनर वाली वर्दी अब उस बंडल में थी जिसमें से उसने कुली की वर्दी बरामद की थी। वो टॉयलेट से निकलकर वापस उस बेंच के करीब पहुंचा जहां से कि उसने वो बंडल उठाया था। उसने बड़े सहज भाव से बंडल को यथास्थान रख दिया और बेंच से परे हट गया। 1 मिनट बाद नीलम बेंच के पास पहुंची। उसने सूटकेस बंडल की बगल में रखा। उसे खोला, बंडल को सूटकेस में डालकर सूटकेस बंद किया और उसे उठाए हुए आगे बढ़ी। उसने चाय पीते कुली के पास पहुंचकर सूटकेस उसके करीब रख दिया और बोली, इसे लेकर जरा स्टेशन के बाहर चलो। चाय पीने का अभिनय करता कुली सक पकाया। उसने एक सरसरी निगाह अपने सामने खड़ी युवती की सजधज पर डाली
और फिर बड़ी रुखाई से बोला, मैं खाली नहीं हूँ। खाली कैसे नहीं हो? नीलम झल्लाई, चाय पीना भी कोई काम होता है? इसे खत्म करो और उठाओ सूटकेस। अरे कहा ना, लाओ भाई। तभी विमल वहाँ पहुँच गया। मैं पहुँचाता हूँ बाहर तुम्हें। चाय पीते कूली की जान में जान आई। असली कूली ने वहाँ पहुँचकर खामखा पैदा हो गई उस समस्या को हल कर दिया था। विमल ने सूटकेस उठा लिया। उसे सिर पर रखने के उपक्रम में उसने उसे कंधों से ऊंचा उठाया और फिर हाथ से निकल जाने दिया। भारी सूटकेस सीधा बेंच पर बैठे कूली की खोपड़ी पर जाकर गिरा। कूली के हाथ से कपलेट निकलकर नीचे गिरे और वह खुद भी दोहरा हो गया। अरे अरे, विमल अपने दोनों हाथों से उसे संभालता हुआ बोला, संभल के संभल के। उसे संभालने की क्रिया में विमल ने उसका सारा जिस्म टटोल डाला। फिर उसकी कमीज के नीचे हाथ डालकर उसकी अंटी में खुंसी रिवॉल्वर बाहर खींच ली। कूली के चेहरे पर फौरन घबराहट के भाव उभरे। विमल ने रिवॉल्वर को अपनी अंटी में छुपा लिया और धीरे से उसके कान में बोला, चुपचाप जाकर गाड़ी में सवार हो जाओ। तुम्हारे बाकी सारे साथी पहले ही यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उसने हैरानी से विमल की तरफ देखा। सुलेमान को मेरा आदाब कहना। वो और भी घबरा गया। उसने व्याकुल भाव से उस गाड़ी की तरफ देखा जो उसी क्षण प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। फिर वो यूं गाड़ी की तरफ लपका जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। नीलम को वहीं छोड़कर विमल आगे बढ़ा। बड़ी सावधानी से उसने प्लेटफॉर्म का एक पूरा चक्कर और लगाया। उसके स्वागत के लिए अब वहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसने स्टेशन पर ही मौजूद पब्लिक टेलीफोन बूथ पर पहुंचकर सुलेमान को फ़ोन किया। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ नॉवल का 11वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।